नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम की मौजूदगी अमेठी में है और अमेठी में आने का मकसद यही है, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ से आपको रूबरू कराऊं जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बात करें एक शिक्षक की या शिक्षिका की, निश्चित तौर पे समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का उनका अनूठा जो है इनिशिएटिव होता है। लेकिन साथ में सबसे बड़ा काम वो लोग क्या करते हैं, एक आदर्श समाज की स्थापना। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर फूलकली जी, और जो अमेठी जीजीआईसी या यूँ कहें राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की जो है प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। आज उनके लाइफ के बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से जो है चैलेंजेस आते हैं एक शिक्षा विभाग में, और किस तरीके से जो है खासकर उन महिलाओं को जिनकी बच्चियां ग्रामीण इलाके से संबंधित रहती हैं या संबंध रखती है, उनको जो है शिक्षा की धारा में जोड़ने का काम कैसे किया जा सकता है। सर्वप्रथम डॉक्टर साहिबा, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, मैं डॉक्टर फूलकली पूनम न्यूज़ ताबड़तोड़ के दर्शकों को और सुनने वालों को सादर प्रणाम करती हूं। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि शिक्षा जो है समाज को मुख्य धारा से जोड़ती है या मुख्य धारा से शिक्षा जुड़ती है, दोनों का अन्योन्याश्रयी भाव है। शिक्षा के बिना तो मनुष्य का जीवन ही अपूर्ण है। अगर पूर्णता लानी है, निखार लाना है, मनुष्यता लानी है, अगर आप कुछ ना जाने, कुछ ना समझे, मनुष्यता की श्रेणी में उसमें अग्रसर ना हो, ना बढ़ें आगे, तो आदमी पशु ही हो जाता है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी है जो मुझे विवेक सिखाती, विवेक जागृत करती है, नीति अनीति सिखाती है, गलत और सही सिखाती है। और उसमें मुझे लगता है कि गुरुजनों का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा स्थान होता है। लेकिन ठीक है, गुरुजनों की श्रेणी से थोड़ा थोड़ा उतरते उतरते हम शिक्षक हुए, क्योंकि जब हम सरकारी वेतनभोगी हो गए तो हम शिक्षक हो गए। लेकिन वो गुरुता और महत्वपूर्ण स्थान, वो विराट स्थान कोई छीन नहीं सकता है। आज भी हमारे कंधे पर गुरुतर दायित्व है कि हम समाज को सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना के तहत सुंदर बनाएं और इसको संवारें और निखारें। और विशेष रूप से मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मैं बालिका विद्यालय की प्राचार्य हूँ। शायद मुझे लगता है कि और किसी मंच पर होती तो मुझे खुशी ना मिलती, लेकिन इस मंच पर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ। बहुत सारा अवसर, सुअवसर मुझे मिलता है। सुदूरवर्ती ग्रामीणांचल से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ने आती हैं। उनकी विशेष चुनौतियाँ होती हैं, जैसे छेड़खानी का शिकार होती हैं और कुछ होती हैं। तो उन सारी समस्याओं को भी सॉल्व करना होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर का जो शिक्षक है वो सिर्फ विद्यालय तक सीमित नहीं है कि आप सिर्फ विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाएं और बस वहीं से मतलब रखें, बच्चे के साथ बाहर क्या हो रहा है उस पर आप दृष्टि ना रखें। आज का शिक्षक जो सर्वांगीण विकास का एक मानक है, उस विकास में ये भी आता है कि उसके घरेलू क्या चुनौतियां हैं, उसके रास्ते की क्या चुनौतियां हैं, आप उसमें कितने सहायक हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग अपने इस कर्तव्य के प्रति अग्रसर हैं और कुछ कर पा रहे हैं और कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसके लिए बड़ी खुशी का विषय है। इस सृष्टि में आए हैं तो जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, तो बहुत कुछ अच्छा करना है। और खासकर उन छात्राओं को जिनकी, अगर जब कभी सुनने में आता है कि किसी की पढ़ाई छूट रही है, कहीं कोई छेड़खानी के शिकार हो रही है, घर वाले परेशान होते हैं, तो हम अपना दौर याद करते हैं कि हमको क्या क्या झेलना पड़ा था। हमारे लिए सामाजिक सहयोग उस समय नहीं मिल पाया था। पुलिसिया सहयोग की तो उम्मीद ही उस समय नहीं की जा सकती थी। लोग इतना भयभीत होते थे कि पुलिस की मदद ही नहीं लेते थे, क्योंकि इज्जत से जुड़ा मामला माना जाता था। अब तो देखिए 1090 और तमाम तरह की ऐसी हेल्पलाइंस भी विकसित हुई हैं, और पुलिस भी काफ़ी हद तक, पुलिस में भी कई बार ऐसे इंस्पेक्टर आते हैं या उनके सब इंस्पेक्टर होते हैं जो बहुत ही समझदार होते हैं। और ऐसी कई स्कीम्स भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कैडेट कोर प्रोग्राम उत्तर प्रदेश से सब चल रही थी। इसके तहत हम बालिकाओं को सशक्त भी बना रहे हैं और उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो रहे हैं। बालिकाओं को सशक्त बना रही है, विकास की बात करें उसमें भी अनुपम भूमिका निभा रही है। मैम, आपने एक वर्ड बोला विवेक, तो डॉक्टर फूलकली को कब विवेक आया कि मुझे शिक्षा के तरफ रुझान करना है और शिक्षिका बनना है? नहीं, मैं तो शिक्षिका, तो मेरी शिक्षा ही जो है वो इत्तफाकन ही हुई। मैंने मेरे एक गुरुजन थे, श्रद्धेय गुरुजन, जो अब इस धारा पर नहीं है, लेकिन उनकी अनुभूतियाँ और उनकी गर्माहट और उनकी वो उनका आभा मंडल में कण कण में, सृष्टि के कण कण में व्याप्त मैं देखा करती
हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व जितना मेरी माँ से है, मेरी प्रथम गुरु तो मेरी माँ है, मेरी शिक्षा दीक्षा मेरी माँ और मेरे भाई थे वो भी नहीं है, 2 लोगों की बदौलत ही हुई, दोनों लोग मेरे आराध्य हैं, मैं अपनी माँ को आराध्य मानती हूँ। लेकिन उसमें जो तीसरा एक नाम जुड़ता है हमारे गुरु श्रद्धेय गंगा प्रसाद सिंह जी का, वो भी 3 लोग हैं जो मेरी शिक्षा के मूलभूत आधार बने। तो कक्षा 5 पास करने के बाद तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं इत्तेफाकन विद्यालय पहुंच गई थी और ब्रिलियंट होने के कारण श्रद्धेय गंगा प्रसाद जी की नज़र मुझ पर गई और उन्होंने मेरा नाम लिखा और मेरी पढ़ाई की जो धार थी, जो आगे प्रवाह निकला, उसमें उन्हीं का पूरा योगदान है। और मेरी माँ ने समाज से लड़कर और स्वयं जो है सदैव उसमें पैबंद लगी हुई धोती में रहकर और बहुत सारा काम करके, खेती की हाड़-तोड़ मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। तो मैं अपनी माँ की पूरी दुनिया थी और आज मेरी पूरी दुनिया मेरी माँ है। ये खुशी मुझे मिली कि माँ ने जो मुझे दिया, मैं उस दौर का तो नहीं लौटा सकती, लेकिन उनकी एक अच्छी औलाद बनकर मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। ये मेरे लिए खुशी का विषय है। क्या बात है, माँ ही दुनिया है। बहुत मार्मिक तरीके से अपना जो शिक्षा का जो स्ट्रगल था एजुकेशन का आपने बयां किया। मैंने सुना है कि आप जो है कवित्री भी हैं और काव्य पाठ के साथ में जो है बहुत सारी आपकी कृतियाँ भी आई हैं। तो वो कौन कौन सी कृतियाँ हैं और कब आपको लगा कि हमें जो है शिक्षा के साथ में जो है हमें कवित्री भी बन जाना है? दरअसल साहित्य सृजन तो मेरा प्रारंभिक दौर से था, जब से मैंने होश संभाला था। शुरू में जैसे ग्रामीणांचल में बहुत कुछ नहीं हुआ करता था, तो मैं बहुत छोटी थी जब कक्षा 2 में पढ़ती थी, तो मेरे भैया सूरत गुजरात में बड़े वाले रहते थे, तो उस समय उन्होंने एक ट्रांजिस्टर लाकर मुझे दे दिया था। उस समय रेडियो लाकर दे दिया था। तो रेडियो में उस समय आकाशवाणी लखनऊ, गोरखपुर और BBC इत्यादि चला करता था। तो मैं, चूँकि मैं गायकी और अभिनय का दोनों का मुझे मतलब मूलतः ही जन्मजात ही शौक़ था। जब से होश संभाला था तब से शौक़ था। तो मैं गज़लें खूब गज़लें सुनती थी और तब मुझे गज़लों की शब्दों के बिल्कुल मायने ही नहीं पता हुआ करते थे। जब था कि जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तो मैं सोचती थी यार सदा माने क्या होता, सदा माने तो हमेशा होता है। लेकिन चूंकि शब्द से, प्रसंग से मैं अर्थ लगा लेती थी, तो मैंने कहा सदा आ रही थी, आने का विषय है, तो इसका मतलब इसका अर्थ आवाज़ होगा। तो धीरे धीरे करके उर्दू शब्दों पर मेरी पकड़ बनती गई और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं पहले तो गद्य लिखती थी जी, गद्य लिखती थी और थोड़ा शिल्प की कमियां मेरे प्रारंभिक दौर में जब मैं लिखती थी तो मेरी व्याकरण में अभिरुचि बहुत कम रही। मैं संस्कृत में डॉक्टरेट हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी व्याकरण में रुचि नहीं रही। अच्छा, एक बात और भी सामने आ गई, जो डॉक्टरेट किया है इन्होंने, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी किया है मैम ने, वो संस्कृत भाषा में किया है, जिसे देववाणी या देव भाषा भी कहा जाता है। जी, मेरा अपना मानना ये है कि देववाणी तो कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है हर वाणी देववाणी है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। भाषा कन्वर्सेशन का माध्यम है और हर भाषा देववाणी है, लेकिन विशेष रूप से जो खिताब मिला है वो इसी को मिला है कि ये देववाणी है। तो संस्कृत भाषा में मैं डॉक्टरेट थी। ये भी आप संयोग देखिए कि मेरा जन्म हुआ जिस अंचल में, वो अवधांचल है, जहाँ विशुद्ध रूप से अवधी बोली जाती थी। तो जन्म हुआ तो मैं अवधी बोलती थी। फिर जब स्कूल में गई तो मुझे वहाँ खड़ी में पढ़ाया जाने लगा और उसके बाद जब मैं और बड़ी हुई तो मैंने कहा यार ये जातीय व्यवस्था देखकर, समाज में जब मैं देखती थी जातीय व्यवस्था, तो मुझे लगता था कि ये कोई ऊंचा कोई नीचा क्यों है, मतलब ये काम पंडित जी ही करवा सकते हैं। कोई कहता था कि ये काम पंडित जी ही करवाएंगे, कोई दूसरा नहीं करवाएगा। तो मैं घर में पूछती थी कि पंडित जी ही क्यों करवाएंगे, वो नत्थू चाचा क्यों नहीं करवा सकते हैं। तो अम्मा ने बताया कि वो बिटिया वो संस्कृत पढ़े हैं इसलिए वो करा सकते हैं। तो मेरे मन में सपने आए कि क्यों ना मैं संस्कृत पढ़ूँ, संस्कृत भाषा में ऐसा क्या है जो पांडित्य प्रदान करता है, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि संस्कृत पढ़ते हैं। तो जब मैंने संस्कृत पढ़ा तो मैंने यही सोच कर पढ़ा कि मुझे वो सब जानना है कि संस्कृत में ऐसा पांडित्य क्या है, उसकी ग्रेविटी, उसमें क्या ऐसा वैशिष्ट्य क्या है, संस्कृत का वैशिष्ट्य क्या है। तो संस्कृत मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने उसी में डॉक्टरेट किया। तो मुझे लगा कि संस्कृत में बहुत सारी ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं, हमारा असीम भंडार भरा पड़ा है। संस्कृत भाषा पढ़ने से हम अपनी संस्कृति से जुड़ पाए, हम अपनी संस्कृत की जो बेसिक्स हैं, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसको हम जान और समझ पाए। तो मैम, बिना प्रश्न कहे आपने बहुत सारी बातें बता दी है, लेकिन मेरा पूछना वही है कि हम बात कर रहे थे आपके मतलब जो आपकी जर्नी थी कविता की तरफ, लेखन की तरफ, उस पर हम बात कर रहे थे। तो वो कहाँ से शुरुआत हुआ? तो फिर मैं वही बता रही थी, लेकिन मैं कहीं और चली गई। वास्तव में हुआ ये कि फिर मैंने, चूंकि उर्दू के शब्दों का प्रवाह बना, तो घर में कुछ ऐसी घटनाएं एक बार घटी जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड हुई और परेशान रहने लगी। लेकिन फिर उससे निकलने के लिए मैंने कलम का ही सहारा लिया और मैंने कलम पकड़ा और
फिर वो मुझे शिल्प भी आ गया। जिस व्याकरण से मैं भागा करती थी कि छंद जो है बहुत दुरूह है, बहुत दुष्कर है, जब मैं संस्कृत पढ़ती थी तब भी मुझे छंद दुष्कर लगता था। फिर वही छंद मेरे लिए सरलतम लगने लगा और फिर मैंने बहुत सारी बहरों में, लगभग मुझे लगता है कि 12-14 बहरों में मैंने गज़लें लिखा। कितनी गज़लें लिखी होंगी अभी? लगभग 5500 गज़लें हैं मेरी। 5500, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मैम जी। और 500 लगभग गीत हैं और 250 मुक्तक हैं और इसी तरह 101 लगभग लघु कथाएं हैं और अपनी आत्मकथा भी। कितनी किताबों में पिरोया है इसे आपने? अभी तो मेरे केवल 6 गज़ल संग्रह ही प्रकाशित हुए हैं। अभी लगभग 32 गज़ल संग्रह का मैटर मेरे पास है जो प्रकाशित हुए। 5 प्रकाशित हो गए? हाँ, 6 प्रकाशित हुए हैं। हाँ, तो अगर कोई भी दर्शक उनको पढ़ना चाहता है, उनके नाम क्या है और कहाँ से ले सकता है? तो अभी तक तो अमेजन पर थी, लेकिन पता नहीं अब वो प्रकाशक उपलब्ध करा रहा है कि नहीं, अभी इस समय थोड़ा सा कहना मेरे लिए मुश्किल है। बोलती रोशनाई, आईने में चांद, बेखबर वक्त, पता जिंदगी का, बेचैन चांदनी, रेत का समंदर। आज करवा चौथ भी है और आईने में चांद, क्या सोच के लिखा था आपने? आईने में चांद, बस मुझे ये लगा कि यार क्या गजब के टेक्नोलॉजी हमारे देश ने या किसी विश्व में जितने मनुष्य है, मनुष्य कितना विवेकशील प्राणी है कि उसने इस इतने बड़े चांद को एक छोटी सी आईने में दिखाकर उसमें कैद कर लेता है। मैंने ये सोचकर लिखा था कि आईने में चांद, एक तो वो था कि देखिए जो काव्य होता है, हम चूंकि संस्कृत की छात्रा हैं तो उसमें 3 कोटियाँ होती हैं काव्य की। एक श्रेष्ठ कोटिक होती है, एक मध्यम कोटिक, एक निम्न कोटिक। जो श्रेष्ठ कोटिक काव्य होता है उसमें उसके व्यंग्यार्थ जो होते हैं, व्यंजनापूर्ण अर्थ कई होते हैं। तो जो आईने में चांद है, एक तो अर्थ वो हो गया कि मनुष्य ने अपने विवेक से उसे एक आईने में उतार लिया, और दूसरा ये हो गया कि इस सृष्टि की जितनी स्त्रियां हैं उनकी उपमा सारे कवियों ने चांद से दी है। वो जब आईने के सामने खड़ी होती हैं तो चांद ही होती हैं। क्या बात है मैम ने एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही मार्मिक शब्दों में किया। मैम चाहता हूँ कि 2 कोई मुक्तक या कोई जो आपकी गजल हो संक्षिप्त में हाँ। देखिए, एक मुक्तक ही सुनाते हैं आपको। मिटा दो शब्द सारे तुम, मैं अपने अर्थ रख लूँगी। मिटा दो शब्द सारे तुम, मैं अपने अर्थ रख लूँगी। हमारे भाव जीवित हैं, सभी भावार्थ रख लूँगी। करो उपकार चुप रहकर, कभी चर्चा नहीं करना। करो उपकार चुप रहकर, कभी चर्चा नहीं करना। चलो तुम स्वार्थ रख लेना, मैं सब परमार्थ रख लूँगी। चलो तुम स्वार्थ रख लेना, मैं सब परमार्थ रख लूँगी। क्या बात है। परमार्थ से याद आया कि मतलब दूसरों की भलाई करना। कहीं ना कहीं जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, अपने लेखन से, अपने कवित्व से चीज़ों को इतना इजी बना देते हैं, आसानी से लोग समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक जागरूकता का प्रकाश फैलता है। मैम अगर बात करें आपके करियर की, तो अभी प्रेजेंट टाइम में एज अ प्राचार्य आप जीजीआईसी में कार्यरत हैं जी। एक लेखन में भी आप महारत हासिल किया, कविताओं में भी आपकी रुचि है। किस तरीके से मैनेज करती हैं ये सारी? देखिए, ये सब अभिरुचि का विषय होता है। जब आप अपने एक कर्तव्य के निर्वहन में कटिबद्ध होते हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन का लक्ष्य वही है, तो आप बहुत सारे कामों को ईजिली कर लेते हैं। क्योंकि जब आप आनंद लेने लगते हैं किसी काम में, जब आप काम को बोझ समझकर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप थकेंगे। लेकिन अगर आप भाई 24 घंटे का समय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी है, 24 घंटे का समय हमारा एक बेचारा जो भाई रिक्शा चलाता होगा उसके पास भी है, 24 घंटे का समय मैं प्राचार्य हूँ मेरे पास भी है। तो उस समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि कितने से हम आनंद भी ले सकते हैं और अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं, अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों को भी अंजाम दे सकते हैं। जब आप समय का प्रबंधन जानते हो और आनंद लेने लगे अपने क्रियाकलापों में, तो मुझे लगता है कि कोई काम आपके लिए दुष्कर नहीं है, कोई दुरूह नहीं है, सारे काम सरलतम और सुकर। क्या बात है। समय की जो सही तरीके से उपयोगिता क्या होती है, यूटिलाइजेशन क्या होता है, मैम ने बताया। मैम अगर बात करें आपके कॉलेज की, क्या होता है कि अगर कोएड एजुकेशन हम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस होते होंगे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर। अगर हम बात करें स्पेसिफिक गर्ल्स की, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ के आते हैं। और एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्राचार्य कैसे टैकल करती हैं उन चीज़ों को? चूँकि मैं स्वयं फीमेल हूँ, स्वयं महिला हूँ, तो हमें लगता है कि हमसे बेहतर किसी बालिका की चुनौतियों को कौन समझ सकता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि बालिका की चुनौतियों को कोई पुरुष भी समझ सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे इस पर नाज है कि मैं ही समझ सकती हूँ, लेकिन वो सूक्ष्म अवलोकन की प्रतिभा उसमें हो, संवेदनशीलता का वो स्तर
वो समंदर की गहराई और अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंचने वाला उसका मस्तिष्क का जो वो हो, उड़ान हो, तभी वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि जैसे कोई वस्तु कहीं रखी हो तो हर व्यक्ति उसको अपने नज़रिए से देखता है और उसको उसका विश्लेषण करता है, उसको संश्लेषित करता है, विश्लेषित करता है अपने नज़रिए से। तो हमें लगता है कि जब आप एक हमारे ग्रंथों में एक शब्द खासकर संस्कृत के ग्रंथों में आता है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, प्रारंभ से ही प्रभावित करता है, जिसमें यह है कि हमें सामने वाले पर दया नहीं करनी चाहिए। अगर हम दया करते हैं तो फिर हम में अहंकार का भाव आता है। हमें क्या करना चाहिए? करुणा करनी चाहिए। करुणा का अर्थ होता है कि आप उसके स्थान पर खड़े होकर उस चीज़ को फील करने लगते हैं। और जब आप किसी पर दया करते हैं तो 2 ठो केला पकड़ा के 20 लोग फोटो खिंचाते हैं। फिर वो आपकी संवेदनशीलता के स्तर को बहुत निम्न कोटिक बना देता है, क्योंकि फिर आप दया कर रहे हैं और आप अपने को श्रेष्ठ कोटिक मान रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं उच्च हूँ और मैं इसके लिए कर सकता हूँ। लेकिन जब आप करुणा करते हैं, करुणा का मतलब उसके दर्द को आप अनुभूति करने लगते हैं। जब हर बच्ची को आप अपनी बच्ची मानते हैं, जब विद्यालय परिवार को आप अपना परिवार मानने लगते हैं, तो किसी भी बच्चे की आए हुए आंसू जैसी अनुभूति करने लगता है, तो फिर वो चुनौती नहीं रह जाती है। फिर वो तो ये हो जाता है कि करो या मरो, क्योंकि खुद को उससे निजात दिलाना है। उन आंसुओं को जब आप अपनी आंखों में महसूस करने लगते हैं तो फिर निजात दिलाने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं और वो करते हैं। फिर उसमें श्रम नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो आप अपने व्यक्तित्व के लिए वो करना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो चुनौतियाँ कुछ लगती ही नहीं हैं, और शेष तो जीवन ही चुनौतियों का पुंज है। अगर आप चुनौतियों से भयभीत होंगे तो आप निखर के कैसे बाहर आएंगे? आप स्वर्ण कैसे बनेंगे? उसको तो तपाया जाता है, छेदा जाता है, पीटा जाता है। हम तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो उसने तो कभी उफ नहीं किया। सोना तो सोना ही रहा। आप गाड़ दीजिए ज़मीन पर और 100 वर्षों के बाद भी वो खरा ही निकलेगा। तो हम तो शिक्षक हैं। फिर वही कहना चाहूँगी कि मनुष्य का जन्म भाग्य से मिलता है, शिक्षक का जन्म सौभाग्य से मिलता है। क्या बात है! शिक्षक का जन्म जो है सौभाग्य से मिलता है, और एक फैमिली की तरह अपने स्कूल को ट्रीट करती है। वहाँ के मेंबर्स को, जो टीचर्स हैं, जो कलीग्स हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस जिसकी वजह से चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बात करें आपके शिक्षक के सफ़र की, तो अमेठी में कितने दिनों से जो है इस स्कूल में आप कार्यरत हैं? मेरा प्रारंभिक दौर यहीं से शुरू हुआ है, और उस क्रम में चलते चलते 2001 से मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा यहाँ हुआ था, और इस समय वर्तमान में 2024 में हूँ। तो 24 वर्ष की हमारी सेवा हो गई, और मुझे लगता है कि इतने दिनों का सफ़र मेरे लिए शिक्षालय से देवालय तक का सफ़र मुझे कराया है। अब उससे मेरी भावनाएं इतनी जुड़ गई हैं कि वो अब मेरे लिए देवालय है। देवालय है, तो इस देवालय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चियाँ आवें, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं अमेठी वासियों को आप? हाँ, बिल्कुल, बच्चियाँ आ भी रही हैं, और बच्चियाँ आए, उनको एक बेहतर वातावरण मिलेगा, और उन्हें दोस्त कम प्रशासक जैसी प्रिंसिपल मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उन्हें आना चाहिए, और उनके सर्वांगीण विकास करने का तो जिम्मा हमने उठा ही रखा है। तो उनके सर्वांगीण विकास के क्रम में जो भी चीज़ें अवरोधक बनेंगी, उसको दूर करने के लिए किसी भी स्तर की कोशिश करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य झोंकेंगे। मेरा जीवन इसीलिए हुआ है, और इस जीवन की सार्थकता इसी में है। सरकार खैर वेतन तो दे ही रही है, लेकिन वेतन के साथ साथ क्या वेतन से हमारा सैनिक सीमा पर अपनी जान न्यौछावर नहीं करता है? वेतन के अतिरिक्त एक जज्बा और जुनून होता है व्यक्ति में कुछ करने का। तो वेतन के अतिरिक्त जो एक जज्बा और जुनून है, उससे मैं लवरेज हूँ। तो बच्चियाँ आएँ हमारे पास, हमें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और बेहतर वातावरण और सर्वांगीण विकास की एक पृष्ठभूमि उन्हें हमारे कॉलेज में मिलेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।